स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एज के एक बहुत ही प्रसिद्ध पोएट जॉन कीट्स के 4 इम्पॉर्टेंट पोएम्स को पढ़ेंगे, ठीक है। जिनमें से पहला है इंडिमिया और दूसरा है हाइपेरियन और तीसरा है इजाबेल और चौथा है द यू ऑफ एस.टी. एग्नेस, ठीक है। तो आइए हम पहला स्टार्ट करते हैं इंडिमिया। Endymion is John Keats' long narrative poem in 4 volumes. It is written in 1817 and published in 1880. देखिए, जॉन कीट्स का जो वर्क इंडिमिया है, यह एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है जिसे 4 वॉल्यूम में लिखा गया है। इट इज़ रिटन इन 1817, यह 1817 में लिखा गया, एंड पब्लिश इन 1818 और इसे 1818 में प्रकाशित किया गया है। इट इज़ डेडिकेटेड टू थॉमस चैटरटन, और इस वर्क को मतलब जॉन कीट्स के इस पोएम को थॉमस चैटरटन को डेडिकेट किया गया है। इट इज़ रिटन इन हीरोइक कपलेट, और इसको हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। इट्स डील विद द ग्रीक मिथ ऑफ द लव ऑफ सिंथिया फॉर इंडिमिया। इट डील विद द, इस पोएम में कवि जो हैं जॉन कीट्स, वो वर्णन करते हैं सिंथिया और इंडिमिया के मिथ मतलब होता है काल्पनिक कहानी के बारे में। कहने का मतलब यहाँ पे जॉन कीट्स जो हैं सिंथिया और इंडिमिया के ग्रीक के काल्पनिक प्रेम को दर्शाते हैं या वर्णन करते हैं। सिंथिया इज़ द मून गॉडेस, सिंथिया जो है एक मून गॉडेस है। इंडिमिया इज़ अ ग्रीक यूथ, और इंडिमियन जो है वो एक ग्रीक का यूथ है, नवयुवक है। किट्स टर्न्स दिस मिथ इनटू एलिगरी, किट्स ने इस इंडिमिया नामक वर्क को, जो कि क्या है, एक मिथ है, उसे एलिगरी में लिखा है, मतलब रूपक में लिखा है। दिस पोएम डज नॉट शो मैच्योरिटी, इस पोएम में परिपक्वता को नहीं दर्शाया गया है। इट हैज़ अ रिच एंड सजेस्टिव ब्यूटी, और इंडिमिया में अत्यधिक सुंदरता व्यक्त किया गया है, मतलब इंडिमिया को बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। इट ओपन्स विथ द फेमस लाइन, और इंडिमिया जो पोएम है, यह इसकी पहली लाइन है, अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट लव्स इंक्रीज। द फर्स्ट बुक डिस्क्राइब एज द फेस्टिवल ऑफ द गॉड पैन ऑन एम्प्टी लेस्मस। और आप जानते हैं कि इंडिमियन नामक जो पोएम है उसे 4 वॉल्यूम में लिखा गया है। उसमें से जो पहली किताब है वो वर्णन करती है द फेस्टिवल ऑफ द गॉड पैन ऑन एम्प्टी लेस्मस, मतलब भगवान एम्प्टी लेटमस के बारे में पहली किताब वर्णन करती है। द सेकेंड बुक डिस्क्राइब, और दूसरी किताब वर्णन करती है इंडिमियास वांडरिंग इन सर्च ऑफ हिज ट्रू लव, मतलब दूसरी किताब में इंडिमिया जो अपने सच्चे प्रेम को पाने के लिए भटकता है, उसके बारे में दूसरी किताब दर्शाती है, ठीक है। आइए अब हम थर्ड को जानते हैं। द थर्ड बुक डिस्क्राइब द एपिसोड ऑफ ग्लूकस एंड साइला, जो तीसरी किताब है वो ग्लूकस और साइला के बारे में दर्शाती है। द फोर्थ बुक डिस्क्राइब इंडिमियास फॉलिंग इन लव विद एन इंडियन मेडन, और चौथी जो किताब है वो इंडिमिया के बारे में दर्शाती है जो किसके प्रेम में पड़ जाता है, एक भारतीय मेडन, कुमारी स्त्री के बारे में। मेडन मतलब होता है कुमारी स्त्री, ठीक है। आगे अब हम देखते हैं इंडिमिया ड्रीम ऑफ सिंथिया। इंडिमिया जो है वो सिंथिया के प्रेम के सपने देखता है। सी अपीयर्स टू बी द मून, और वह एक चांद के रूप में इंडिमिया के सामने आती है या दिखाई पड़ती है। द इंडियन मेडन डिसअपियर, उसके बाद
वह जो इंडियन मैडन है, भारत की वो कुंवारी लड़की, वो अदृश्य हो जाती है, मतलब वो चांद के रूप में दिखाई देने लगती है। उसके बाद वो भारतीय कुंवारी लड़की अदृश्य हो जाती है। ही फाइंड्स हिमसेल्फ ऑन एम्प्टी लेटमस। उसके बाद वह, मतलब वह कौन, इंडिमिया अपने आप को एम्प्टी लेटमस पर पाता है। ही फेल्स टू अंडरस्टैंड, और वह समझने में असफल होता है कि हाउ ही कैन लव सिंथिया, कि वो किस तरीके से सिंथिया से प्रेम कर सकता है। एंड द इंडियन मैडन एट वंस एंड एट द सेम टाइम, मतलब वह ये समझने में असफल हो जाता है इंडिमिया कि वो किस तरीके से एक ही समय में, ठीक है, एक ही समय में वो सिंथिया और उस मैडन कुंवारी लड़की से प्रेम कर सकता है। ठीक है, आइए अब हम आगे देखते हैं। द बुक कम्स to an end with the identification that Cynthia, the moon and the Indian maiden are one। देखिए, और जब ये कहानी ख़त्म होने को आती है, द बुक कम्स टू एंड, जब मतलब चौथी किताब ख़त्म होने को आती है, विद द आइडेंटिफिकेशन, पहचान के साथ, दैट सिंथिया, कि इस कहानी में जो सिंथिया है, द मून, वही क्या है, वो चांद है या मून गॉडेस है, एंड इंडियन मैडन आर वन, मतलब सिंथिया, मून और भारत की जो कुंवारी लड़की है वो सब एक है। ठीक है, मतलब मेन कैरेक्टर कौन है, सिंथिया ही है। वन ऑन हिज जर्नी, अपनी यात्रा पर, इंडिमिया मीट्स विनस एंड एडोनस, अपनी यात्रा के दौरान इंडिमिया जो है विनस और एडोनस से मिलता है, ग्लक्कस से मिलता है एंड साइला से मिलता है, एंड एरिथेसा एंड एल्फस से इंडिमिया मिलता है अपनी यात्रा के दौरान। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी कहानी ख़त्म होती है। तो अब हम जॉन कीट्स के नेक्स्ट वर्क को देखते हैं, जिसका नाम है इज़ाबेला। इज़ाबेला भी जॉन कीट्स का एक बहुत ही प्रसिद्ध पोयम है। ठीक है, इज़ाबेला द पॉट ऑफ बेसिल इज जॉन कीट्स नरेटिव पोएम। इज़ाबेला, जो द पॉट ऑफ बेसिल के नाम से भी जाना जाता है, इज जॉन कीट्स नरेटिव पोएम। यह जॉन कीट्स का नरेटिव पोएम है। इट इज़ रिटेन इन 1880, और इसको भी जॉन कीट्स ने 1818 में लिखा था, एंड पब्लिश्ड इन 1820, और 1820 में से प्रकाशित किया था। इट्स स्टोरी इज फ्रॉम बेकेसियो डिकामेरन, और इज़ाबेला नामक जो जॉन कीट्स का नरेटिव पोएम है, इसकी कहानी बकेसियस डिकामेरन से लिया गया है। द स्टोरी इज़ ऑफ अ मैडन, और यह कहानी एक कुमारी लड़की हु इज़ इन लव विथ अ हम्बल यूथ लोरेंजो। यह कहानी एक कुमारी लड़की की है जो एक हम्बल, विनम्र यूथ, नवयुवक लोरेंजो के प्रेम में पड़ जाती है। द यूथ इज इन सर्विस हर मर्चेंट ब्रदर, और ये जो यूथ है, यूथ मतलब कौन, लोरेंजो, जिससे वो लड़की प्रेम करती है, और वो कौन रहता है, वह लड़का उस लड़की के भाई, मतलब मर्चेंट, व्यापारी भाई के साथ में रहता है। द ब्रदर डू नॉट लाइक द मैच, और उसका भाई इस जोड़ी से खुश नहीं था। दे मर्डर द यूथ, इसलिए उसके भाई, मतलब इज़ाबेला के मैडन जो है लड़की, उसका नाम ही इज़ाबेला है, इज़ाबेला के भाई ने क्या किया, उस यूथ की मृत्यु कर दी। द हेड ऑफ द यूथ इज बरीड इन अ पॉट ऑफ बेसिल, उस लड़की के भाई ने उस यूथ मतलब लोरेंजो के सिर को काट कर उसे पॉट ऑफ बेसिल में दफना दिया। द मैडन वाटर्स द पॉट विद हर टीयर्स, उसके बाद उसकी बहन मतलब मर्चेंट की बहन इज़ाबेला रोते रोते बहुत रोई। वाटर द पॉट का मतलब आंसुओं से बर्तन भर देना का मतलब बहुत ज़्यादा रोने लगी। द पोएट शोज सेल्फ कंट्रोल इन दिस पोएम, और इस कविता के माध्यम से कवि अपना आत्म संयम दर्शाता है।
द टेल इज नरेटेड विद द इकोनॉमी ऑफ वर्ड, और यह जो कहानी है वो नरेटेड दर्शाई गई है या सुनाई गई है विद द इकोनॉमी ऑफ द वर्ड, मतलब शब्दों की अर्थव्यवस्था के साथ। मतलब कहने का ये जो कहानी है वो बताई गई है या सुनाई गई है शब्दों के की अर्थव्यवस्था के साथ। द पोएम इज इन ऑक्टेवा राइमा, और यह कहानी या एक कविता ऑक्टेवा राइमा में लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पोएम को देखते हैं, हाइपेरियन ऑफ फ्रैगमेंट। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाइपेरियन और फ्रैगमेंट। ठीक है, हाइपेरियन नामक जॉन किट्स का जो वर्क है वो अ फ्रैगमेंट इज किट्स मोस्ट मैच्योर पोएम। हाइपेरियन और अ फ्रैगमेंट जॉन किट्स का एक बहुत ही परिपक्व कविता है। इट इज़ रिटेन इन 1818, और इस कविता को 1818 में लिखा गया। अबेंडन, उसके बाद इस कविता को छोड़ दिया गया इन 1819, 1819 में छोड़ दिया गया। एंड पब्लिश्ड इन 1820, और 1820 में प्रकाशित कर दिया गया। लेटर, उसके बाद ही गिव्स इट अप बिकॉज इट वॉज टू मिल्टोनिक, उसके बाद इसे छोड़ दिया गया क्योंकि यह बहुत ज़्यादा मिल्टोनिक था। द पोएम इज अबाउट द स्ट्रगल बिटवीन द ओल्डर रेस ऑफ गॉड एंड द यंगर रेस ऑफ गॉड। द पोएम इज अबाउट द स्ट्रगल, यह पोएम एक संघर्ष के बारे में है। बिटवीन, किसके बीच? द ओल्ड रेस ऑफ गॉड, भगवान की जो पुरानी प्रजाति है, एंड द यंगर रेस ऑफ गॉड, और भगवान के जो नई जाति है। हाइपेरियन एंड सैटर्न बिलोंग टू द ओल्ड रेस ऑफ गॉड। हाइपेरियन और सैटर्न जो है वह ओल्ड रेस ऑफ गॉड में आते हैं, मतलब पुराने जाति में, भगवान के पुराने जाति में आते हैं। वाइल, जबकि अपोलो, जुपिटर एंड जॉब बिलोंग टू द यंगर रेस ऑफ गॉड्स। अपोलो, जुपिटर, जॉब वो कौन से रेस में आते हैं, जाति में आते हैं? भगवान की नई जाति में आते हैं। हाइपेरियन इज अ टाइटन इन ग्रीक मैथोलॉजी। ठीक है, हाइपेरियन इज अ टाइटन, हाइपेरियन जो है वह टाइटन है। कहाँ पर? इन ग्रीक मैथोलॉजी, मतलब ग्रीक की पौराणिक कथाओं में हाइपेरियन जो है वो टाइटन है। ही इज द सन ऑफ यूरेनस एंड गे, वह यूरेनस और गे का पुत्र है। यूरेनस इज द गॉड ऑफ द स्काई, यूरेनस जो है वो गॉड ऑफ स्काई है, मतलब आकाश का देवता है। वाइल, जबकि गी इज द गॉड ऑफ द अर्थ, गीज जो है वो धरती का भगवान है। द पोएट टेक्स पैराडाइज लॉस्ट फॉर इट्स मॉडल, यहाँ पर कवि ने पैराडाइज लॉस्ट से इसकी रूपरेखा को लिया है, मतलब इस कहानी, इस कविता के रूपरेखा को कवि ने पैराडाइज लॉस्ट से लिया है। द पोएम इज इन ब्लैंक वर्स, और इस कविता को, हाइपेरियन नामक कविता को ब्लैंक वर्स में लिखा गया। द पोएट हैज़ फ्रिक्वेंटली यूज्ड inversion, it shows poets control over structure and style। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये कविता भी खत्म होता है। आइए अब हम नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट कविता को देखते हैं जिसका नाम है द यू ऑफ एस.टी. एग्नेस। ठीक है, द यू ऑफ एस.टी. एग्नेस भी जॉन किट्स का एक जाना माना वर्क है। The Yew of S.T. Agnes is Kitt's best narrative poem। The Yew of S.T. Agnes जो है जॉन किट्स का एक बहुत ही अच्छा पोएम माना जाता है। इट इज़ रिटेन इन 1819, इसे 1819 में लिखा गया। एंड पब्लिश इन 1820, और इसे 1820 में प्रकाशित किया गया। इट इज़ अबाउट द इलोपमेंट ऑफ टू रोमांटिक लवर्स, इसमें दो प्रेमियों की
भाग कर विवाह करने के बारे में दर्शाता है। इलोपमेंट मतलब होता है भाग कर शादी कर लेना, ठीक है, जिसमें पोर्फेरियो एंड मेडलिन है, मतलब दो कैरेक्टर पोर्फेरियो और मेडलिन है। द पोएम इज बेस्ड ऑन द मेडिवल सुपरस्टिशन रिलेटेड टू द ईव ऑफ St. एग्नेस। यह जो कविता है इस बेस्ड आधारित है ऑन द मेडिवल मध्यकालीन के सुपरस्टिशन अंधविश्वास से जुड़ा हुआ। मतलब कहने का यह जो कविता है वो मध्यकालीन के अंधविश्वास पर आधारित है, जो किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, द ईव ऑफ St. एग्नेस से जुड़ा हुआ है, जो कि अ यंग मेडन इफ सी फास्ट एंड प्रेज विल हैव द विजन। ऐसा उस समय माना जाता है कि उस समय जब कोई एक कुंवारी लड़की, अ यंग मेडन कुंवारी लड़की, इफ सी फास्ट एंड प्रेज, अगर कोई लड़की क्या करे, फास्ट व्रत रहे और प्रार्थना करे, विल हैव द विजन, तो उससे स्वप्न आएगा। कि अगर कोई लड़की मतलब व्रत रहे और प्रार्थना करे तो उसके सपने में कौन आएगा, और फॉर एब्सेंट लवर, उसके सपने में उसका प्रेमी आएगा। मेडलिन कीप्स, इसलिए जो मेडलिन है वो कीप्स फास्ट एंड प्रे, वह भी व्रत रहती है और प्रार्थना करती है। सी गोज टू बेड, और अपने बिस्तर पर जाती है। ही हर लवर पोर्फेरियो इंटर, तभी उसका प्रेमी पोर्फेरियो उसमें प्रवेश करता है उसके रूम में, हर बेडरूम, एंड इलोव विथ हर, और वह उसके साथ शादी कर लेता है। द पोएम इज नोन फॉर इट्स सेंसुअसनेस, यह पोएम अपने सेंसुअसनेस के नाम से जाना जाता है। इट्स ड्रीमी एटमॉस्फियर, और इसका जो वातावरण है वह एक ड्रीमी है, काल्पनिक है। एंड इट्स मेडिवल कलर, और इसका जो रूपरेखा है वो मध्यकालीन है। इट हैज़ कलर ऑफ स्पेंसर फेरी क्वीन, और यह स्पेंसर की फेरी क्वीन के लेखन पे, जिस तरीके से स्पेंसर का फेरी क्वीन है उसी तरीके से यह लिखा गया है। इट इज़ रिटन इन स्पेंसरियन स्टेंजा, और इसको स्पेंसरियन स्टेंजा में लिखा गया है। इट्स नरेशन इज स्मूथ एंड फुल ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर हमारा ये भी पोएम खत्म होता है, ठीक है।